नमस्कार मित्रों, संतोष सर साइकोलॉजी चैनल पर आप लोगों का पुनः स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने शिक्षण के सूत्र देखा था, उसी क्रम में बढ़ते हुए हम इस वीडियो में हम लोग देखेंगे शिक्षण के सिद्धांत। देखिए मित्रों, शिक्षण के सिद्धांत क्या होते हैं। शिक्षण के सूत्र की भांति इसको भी शिक्षाविदों और मनोवैज्ञानिकों ने अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर तैयार किया है। यह उच्च कुशलता की प्राप्ति में या ज्ञान की प्राप्ति में सहायक होते हैं। यह ज्ञान की प्राप्ति में या कौशल की प्राप्ति में ऐसे नियम, ऐसी विधियां हैं जिनका प्रयोग कर हम शिक्षण को क्या कर सकते हैं, हम शिक्षण को प्रभावशाली या अधिगम को प्रभावशाली बना सकते हैं। इसी को हम कहते हैं शिक्षण की विधियां। ठीक, फिर तत्पश्चात उसका मूल्यांकन भी कर सकते हैं कि कितना हमने जो पढ़ाया उसमें कितना सुधार हुआ या क्या सुधार की संभावना है। तो यह एक तरह से देखें तो यह मूल्यांकन परक होता है तथा उपचारात्मक भी होता है। तो विभिन्न अधिगम शैलियों में या विभिन्न शिक्षण कौशलों में या शिक्षण प्रक्रिया में क्या किया जाता है, इन विधियों का प्रयोग करके हम अपने अधिगम को अधिक प्रभावशाली बनाते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण शिक्षण विधियां हैं या शिक्षण के सिद्धांत हैं, हम लोग इसको देख लेते हैं क्रमबद्ध रूप से। ठीक है मित्रों, देखते हैं। तो अब देखिए शिक्षण के सिद्धांत क्या है। ब्रूनर महोदय ने कहा था शिक्षण सिद्धांत उपचारात्मक होता है। क्या होता है? उपचारात्मक होता है। ज्ञान एवं कौशल प्राप्ति की अधिकतम प्रभावशाली विधियों से संबंधित जो ज्ञान एवं कौशल प्राप्ति की अधिकतम प्रभावशाली विधियों से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है, जिसकी सहायता से शिक्षण या अधिगम का मूल्यांकन किया जा सकता है। इसी को हम क्या कहते हैं मित्रों? इसी को हम कहते हैं सिद्धांत। तो देखिए कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं, कुछ सामान्य सिद्धांत हैं, कुछ मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं। अगर इसकी जानकारी हमें होती है तो हम अपने शिक्षण को क्या कर सकते हैं, अपने शिक्षण को प्रभावशाली बना सकते हैं तथा अनावश्यक क्रियाकलाप से क्या कर सकते हैं, अनावश्यक क्रियाकलाप से हम बच सकते हैं। तो शिक्षण के प्रमुख सिद्धांत है। इसमें जो परंपरागत शिक्षण के सिद्धांत है, इसके अंतर्गत आता है देखिए हेमेयोटिक शिक्षण सिद्धांत सुकरात ने दिया था। ठीक, यह इंद्रियों की बात करता है, ज्ञान इंद्रियों की बात करता है, तत्वमीमांसा की बात करता है। ठीक है, दूसरा संप्रेषण का सिद्धांत हर्बर्ट महोदय ने दिया था। संप्रेषण क्या होता है? जब हम अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुंचा लेते हैं, पहुंचाने की क्षमता होती है, इसी को हम कहते हैं संप्रेषण। तो संप्रेषण का सिद्धांत किसने दिया था? हर्बर्ट महोदय ने। परिवर्तन का सिद्धांत, जब हम पढ़ाते हैं तो उसके बाद जो है पढ़ाने के पश्चात क्या होता है, परिवर्तन आता है कुछ न कुछ। तो इससे संबंधित सिद्धांत है गुथरी और स्किनर। पारस्परिक परीक्षा का सिद्धांत। पारस्परिक परीक्षा क्या होता है? परीक्षा मतलब होता है थ्योरी। ठीक, हम क्या करते हैं, छात्र और शिक्षक एक दूसरे से प्रश्न करते हैं। प्रश्न करके हम उनकी जिज्ञासा को जानते हैं तथा वह प्रश्न करके अपनी जिज्ञासा को शांत करते हैं। इसी को कहते हैं पारस्परिक परीक्षा का सिद्धांत। फिर दूसरा है शिक्षक व्यवहार का सिद्धांत। इसको दिया था शिक्षक व्यवहार का सिद्धांत। अब शिक्षक किस प्रकार व्यवहार करता है, इसको रियान और ब्रूनर महोदय ने दिया था। फिर शिक्षण का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, इसको रॉबर्ट ग्लेजर महोदय ने दिया था। किसने दिया था? रॉबर्ट ग्लेजर महोदय ने। अब मित्रों इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। शिक्षण के सामान्य सिद्धांत है। शिक्षण के कुछ सामान्य सिद्धांत है जिसका ज्ञान है शिक्षक को होना चाहिए। अगर इन समस्त सिद्धांतों का ज्ञान है शिक्षक को तो पढ़ाने में कोई कठिनाई नहीं आएगी तथा अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाएगा। और प्रभावशाली कब होता है शिक्षण? जब बच्चों के अंदर कुशलता का विकास होता है, बच्चों के अंदर ज्ञान हो जाता है, बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, तभी न प्रभावशाली होगा। तो इन समस्त विधियों के माध्यम से हम शिक्षा को क्या कर सकते हैं, प्रभावशाली बना सकते हैं। पहला है शिक्षण के सामान्य सिद्धांत में निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत।
अगर हम पढ़ा रहे हैं तो हमको एक उद्देश्य लेके चलना चाहिए। उद्देश्य ब्लूम का टेक्सोनॉमी पढ़े होंगे आप लोग, उसमें जो है ज्ञानात्मक, बोधात्मक और क्रियात्मक, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक उद्देश्य होते हैं। तो हमको क्या होना चाहिए, उद्देश्यों की जानकारी होना चाहिए कि हम पढ़ा रहे हैं तो हम एक उद्देश्य निर्धारित कर लेते हैं कि वहां तक हम पढ़ाएंगे, कहाँ तक पढ़ाना, कहाँ तक बच्चों को सफलता मिलेगी, तो निश्चित उद्देश्य कर लेते हैं। अनुकूलता का सिद्धांत, देखिए हम क्लास को, कक्षा को ऐसा बनाते हैं क्या वो अनुकूल हो, न कि ऐसा माहौल बना दे कि प्रतिकूल हो। एक वह शिक्षक के ऊपर है। बहुत से शिक्षक जाते हैं कक्षा में घुसते ही बच्चों का चेहरा खिल जाता है। क्यों? उनका व्यक्तित्व होता है, उनका व्यवहार होता है। तो हमको ऐसा अपने को बनाना है कि हम जाएं तो कक्षा को अपने अनुकूल बना लें। अब बहुत से शिक्षक ऐसे हैं, पहुंच जाते हैं, कक्षा का माहौल क्या होता है, छात्र सोचते हैं जल्दी से गुरुजी निकले यहाँ से पढ़ा के। तो हमको क्या, तो हमको इस सिद्धांत के माध्यम से कक्षा को अनुकूल बनाने की क्षमता होनी चाहिए। सक्रियता का सिद्धांत, कक्षा को क्या करना चाहिए, कक्षा को हमको जो हमेशा क्या करना चाहिए, सक्रिय रखना चाहिए। ये नहीं कि बस जाके चुपचाप बैठ गए, आप होमवर्क दे दिए लिखने के लिए, चुपचाप बैठ के अपना जो मोबाइल आप चला रहे हैं। नहीं, हमको पढ़ाते समय जितना भी 40 मिनट 35 मिनट पढ़ाना है, हमको कक्षा को क्या रखना, सक्रिय रखना है। अगर सक्रिय हम रखते हैं तभी जो है हमारा शिक्षण क्या होता है, सक्रियता से छात्रों का क्या होता है, सब सीखना उनका आसान हो जाता है। अगर वो निष्क्रिय रहेंगे तो उनके अंदर क्रियाकलाप नहीं होगा। और सक्रिय कैसे बना सकते हैं, सक्रिय बनाने के कई माध्यम से, प्रश्न पूछकर, कार्य देकर, ठीक है, निरीक्षण करके, तो ये सब अगर गतिविधियां करते हैं तो हम सक्रिय क्लास रहेगा। फिर जनतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत, देखिए हमको हमेशा लोकतांत्रिक व्यवहार, ये सब प्रश्न आ सकते हैं हमको। शिक्षण प्रक्रिया में हमेशा हमको जो है जनतांत्रिक व्यवहार करना चाहिए, जो सर्वमान हो, तानाशाही नहीं अपनानी चाहिए। ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि अगर बच्चों को कभी कुछ जरूरत हो तो आपसे पूछने में हिचक ना हो। वैसा माहौल ना बना दीजिए कि आपसे डर के मारे आपके पास आए ही नहीं। अब मारना नहीं है, मारना भी नहीं, आप जान रहे हैं, तानाशाही भी नहीं दिखानी है, असभ्य व्यवहार भी नहीं करना है। अगर ऐसा करते हैं तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 द्वारा क्या है, दंड पर प्रतिबंध है, दंड देते हैं तो फिर कहाँ जाएंगे बताइए। तो हम लोकतांत्रिक व्यवहार होना चाहिए शिक्षक के अंदर। अगला क्या, पूर्व अनुभव का सिद्धांत, देखिए अनुभव बहुत महत्वपूर्ण चीजें होती है। ठीक, अगर हमको अनुभव है विभिन्न चीजों की, तो वह अनुभव क्या होता है, अनुभव हमको किसी कार्य को सही तरीके से करने के लिए क्या करता है, कटिबद्ध करता है। तो पूर्व का अनुभव भी बहुत मायने रखता है। अगला है मित्रों, बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत। तो देखिए वर्तमान में क्या है, शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है, न कि शिक्षा केंद्रित है। प्राचीन काल में क्या था, आदर्शवादी शिक्षा या प्राचीन कालीन शिक्षा शिक्षक केंद्रित थी, लेकिन वर्तमान में शिक्षक का स्थान गौड़ है, प्रमुख स्थान किसका है, बच्चे का। तो शिक्षक को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमको किसका विकास करना है, बालक का विकास करना है। एक तो बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देना चाहिए। अगला है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। देखिए हमको समस्त बच्चे विभिन्न होते हैं। कक्षा में जो है कई बच्चे होते हैं और बहुत से होते हैं, लेकिन उनके अंदर विभिन्नता भी होती है। बुद्धि कौशल में विभिन्नता होती है, शारीरिक क्षमता में विभिन्नता होती है। एक माता पिता के गर्भ से निकले बच्चे में ही विभिन्नता होती है, वहाँ तो नाना परिवेश से आते हैं। तो विभिन्न परिवेश का शिक्षक को क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। एक इस देश की पृष्ठभूमि का, इस देश की समाज की वर्तमान स्थिति का या पूर्व की स्थिति का क्या होना चाहिए, आभास होना चाहिए। तभी तो व्यक्तिगत विभिन्नता को समझेगा, सही गलत का उसके अंदर ज्ञान होना चाहिए। ठीक, तभी आप क्या कर सकते हैं, तभी जो है सभी बच्चों का विकास कर सकते हैं। बहुत से तेज हैं, बहुत से कमजोर हैं। मान लीजिए कोई आप प्रश्न पूछते हैं, हम प्रश्न कक्षा में पढ़ाते ही वे सामान्य बच्चों को दृष्टिकोण में रखते हुए पूछते हैं।
माना गया 50-100 बच्चे अगर आपकी कक्षा में है तो 50 बच्चे समान होते हैं, 25 बच्चे क्या होते हैं, तेज होते हैं, 25 बच्चे कमजोर होते हैं। तो एक प्रश्न आप पूछ दिए, समान बच्चा तो तुरंत बता दिया, लेकिन एक कमजोर बच्चा है उसको नहीं आ रहा है, तब क्या करेंगे आप? तो उसके स्तर पे जाएंगे, उसके स्तर पे जाएंगे। आपको पता हो जाता है, 2-4 दिन पढ़ाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि किसकी कैसी बौद्धिक क्षमता है, तो उसके स्तर का प्रश्न पूछेंगे। और जितना पुनर्बलन सामान वाला को देंगे उतना पुनर्बलन उसको भी देंगे। उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर जिज्ञासा बढ़ेगी, उसको भी लगेगा कि नहीं हम भी हैं कुछ। ठीक, ये समझ चीजों का क्या होना चाहिए, शिक्षक को जानकारी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं मित्रों, वास्तविक जीवन से संबंध। देखिए कोई चीज पढ़ाइए तो उसको कहाँ से संबंधित कर दीजिए, वास्तविक जीवन से। ठीक, वास्तविक जीवन से संबंधित कर दिया। माता पिता ही रहते हैं कि बच्चे पैसे मांगते हैं तो पैसा देते हैं, तुरंत देते जाते हैं। उनको बताइए आप कि पैसा कहाँ से आता है, कैसे आता है, इसकी महत्ता क्या है। जब वास्तविक जीवन से जोड़े रहेंगे तो उसको जो है क्या पता रहेगा, आपकी स्थिति का पता होगा। तो बहुत से माता पिता या बहुत से शिक्षक क्या पढ़ाते समय वास्तविक जीवन से जोड़ देते हैं। जब वास्तविक जीवन से जोड़ देते हैं तो वह बच्चे के मन पटल पे छाप छोड़ देता है और आजीवन उनसे संबंधित रहता है। ठीक, दुख सुख ये सब क्या इसका आभास रहता है। तो अपने माता पिता की कंडीशन को समझते हैं, अपने शिक्षक की कंडीशन को समझते हैं, अपने वातावरण की कंडीशन को समझते हैं, तो वास्तविक जीवन से हमको जोड़ के शिक्षा देना चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए। समवाय का सिद्धांत, समवाय का मतलब होता है एक विषय से दूसरे विषय से संबंधित करके पढ़ाना। जैसे इतिहास पढ़ा रहे हैं तो भूगोल से भी संबंधित कर दीजिए, इकोनॉमिक्स से संबंधित कर दीजिए। एक जैसे आप पढ़ा रहे हैं ऐतिहासिक दृष्टिकोण से पढ़ा रहे हैं, ताजमहल कहाँ है, ताजमहल किसने बनवाया, तो शाहजहां ने बनाया था अपने प्रेयसी के याद में, अपनी प्रेमिका के याद में बनवाया था, पत्नी भी थी, उसकी प्रिय पत्नी थी। ठीक, अब ताजमहल है कहाँ, आगरा में है। एक किस नदी के किनारे है, यमुना नदी के किनारे है। ठीक है, किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश किस देश में है, तो भारत में है। भारत कहाँ पे है, तो एशिया में है। ठीक, इस समस्त चीजों को आप क्या कर सकते हैं, एक विषय को दूसरे विषय से संबंधित कर आप पढ़ा सकते हैं। अगला है नियोजन का सिद्धांत। देखिए बिना प्लानिंग के पढ़ाना नहीं चाहिए। बैठ के 1 घंटा जो है हमको क्या करना चाहिए, लेसन प्लान बना लेना चाहिए। एक योजना बना के ही क्लास में जानी चाहिए। अगर योजना बना के जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या रहेगा, ऊंचा रहेगा। 1 घंटा आप रिविजन कर लेते हैं, प्लानिंग बना के जाते हैं, तो आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस लेवल ऊंचा रहेगा और आप धारा प्रवाह व्यवस्थित तरीके से पढ़ा के, प्रभावशाली तरीके से पढ़ा के क्या करेंगे, निकल आएंगे। तो नियोजन का सिद्धांत। अब यहीं पे एक चीज याद आ गया, शिक्षण सूत्र का जनक किसे कहा जाता है मित्रों? अभी मैंने पिछले वीडियो में बताया था, कार्मेनियस एवं हार्वर्ड स्पेशल। लेसन प्लान बनाया जाता है, पाठ्य योजना बनाया जाता है, तो उसका जनक किसको माना जाता है? पाठ्य योजना जो बनाया जाता है उसका जनक किसको माना जाता है, याद रखिएगा। पाठ्य योजना। पंचपदी प्रणाली किसकी है? शिक्षण विधियां जब मैं पढ़ाया था तो वहां बताया था पंचपदी प्रणाली। एक 5 पद दिए थे, किसने दिया था, कई बार आया हुआ है। पंचपदी प्रणाली किसकी? हार्वर्ड की है, हार्वर्ड महोदय की। तो पाठ्य योजना का जनक किसे माना जाता है? हार्वर्ड महोदय को माना जाता है। इसको याद रखिएगा आप लोग। एक चयन का सिद्धांत। देखिए हमको क्या विषय वस्तु पढ़ानी है, पहले से ही चयन कर लेना चाहिए। अनुकूल वातावरण व उचित नियंत्रण का सिद्धांत। वातावरण कैसा हो, अनुकूल बनाना चाहिए, उचित बनाना चाहिए, अनुकूल बनाना चाहिए। ये नहीं कि स्कूल में पहुंच गया बस तिकड़म शुरू हो गया, इनकी बुराई उनकी बुराई बैठ के करने लगे, प्रिंसिपल साहब की बुराई करने लगे, एक टीचर दूसरे टीचर की बुराई करने लगा, तो इससे क्या होगा? यह वातावरण उचित होगा? कक्षा में पढ़ाना तो नहीं पढ़ाने जाएंगे, 15-20 मिनट लेट गए, 10 मिनट पहले छोड़ दिए, तो ये सब क्या है? ये सब जो है माहौल
सही नहीं होता इस तरह। तो हमको क्या करना चाहिए, सहयोगात्मक और उचित वातावरण बनाना चाहिए। अगर उत्तम स्वच्छ वातावरण होगा, बुराइयों से हम दूर रहेंगे, तो क्या होगा, हम अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। और पूरा फोकस कहाँ, बैठ के हम बुराई भलाई करेंगे किसी का, तो आधा दिमाग तो उधर चला जाएगा, बच्चों को पढ़ाएंगे क्या। हमको हमेशा उत्तम और स्वच्छ साफ सुथरा माहौल देने का एक स्कूल के अंदर प्रयास करना चाहिए। और उत्तम माहौल कब देंगे, जब आपका चरित्र उत्तम होगा तब। एक वहाँ तो उत्तम रखिए भाई, कहाँ उत्तम रखिए, कक्षा में तो उत्तम रखिए, स्कूल में तो उत्तम रखिए, बाहर भी उत्तम रखना पड़ता है, क्योंकि आप ही का अनुकरण करता है, आप ही का अनुसरण करता है। एक अनुकूल वातावरण का सिद्धांत, उचित नियंत्रण भी रखिए। ये नहीं कि उनको स्वच्छंद छोड़ दीजिए, ठीक है, मारना नहीं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, नियंत्रण भी हमको रखना है, उन पर गतिविधियां रखनी है कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। एक माता पिता को और एक शिक्षक को भी ध्यान देना चाहिए। शिक्षक स्कूल में ध्यान दे रहे हैं, माता पिता हैं तो घर पे ध्यान दीजिए। बच्चा हमारा क्या है, उसका एक समय साड़ी बना दीजिए, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, तो उचित नियंत्रण भी होना चाहिए। ये नहीं कि स्वच्छंद छोड़ दे, घूम रहा है, सुबह का निकला 12 बजे रात को आ रहा है, आपको पता ही नहीं है, तो उससे क्या होगा, उससे स्वच्छंदता उसकी बढ़ती जाएगी और आपके नियंत्रण से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ये समस्त चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। उपचारात्मक शिक्षा, देखिए उपचारात्मक, उसको कोई समस्या आ रही है तो उसकी आप क्या करिए, पहचान करिए, या वो समस्या आपको बच्चा बता रहा है तो उसका आप क्या करिए, उस समस्या का समाधान करने की योग्यता भी आपके अंदर क्या होनी चाहिए, होनी चाहिए। ठीक, व्यूह रचना है, देखिए हमको कोई भी कार्य का एक रचना, एक व्यूह रचना बना के पहले से चलनी चाहिए। ये हो गया मित्रों शिक्षण की सामान्य सिद्धांत। कुछ मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को भी जानना बहुत जरूरी है। शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांत इसके अंतर्गत है अभिप्रेरणा का सिद्धांत। इसका सिद्धांत अभिप्रेरणा का सिद्धांत। एक मोटिवेशन का हमको क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो हमको बच्चों को हमेशा क्या करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। जब हम उनको प्रेरित करेंगे, नहीं तुम जो है क्या कर सकते हो, तुम वहां तक पहुंच सकते हो, तुम ये कर सकते हो, तुम ऐसा कर सकते हो, तो क्या करेंगे, उनके अंदर सकारात्मक ऊर्जा आएगी। सकारात्मक नकारात्मक दो चीजें होती, तो हमेशा उनके साथ हमको सकारात्मक रूप से पेश आना चाहिए, उनको प्रेरित करना चाहिए। अगर हम किसी को प्रेरित करते हैं बार बार कि नहीं, हम कहते हैं कि तुम सफल हो सकते हो, सफल हो सकते हो, तो उसके दिमाग में बैठ जाता है। ठीक, तो वो क्या करेगा, वो प्रयास करेगा सफलता के लिए, हो सकता है सफल भी हो जाए, सफल भी हो जाते हैं लोग। तो हमको क्या करना चाहिए, हमको हमेशा छात्रों को प्रेरित करते रखना चाहिए। दूसरा मित्रों आवृत्ति एवं अभ्यास का सिद्धांत, आवृत्ति एवं अभ्यास का सिद्धांत। अभ्यास जाना है, आवृत्ति भी जाना है आप। ठीक, तो हमको क्या करना चाहिए, निरंतर सफलता कब मिलेगी, जब हम निरंतर क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे सही चीजों को पढ़ते हुए। ठीक, तो मूल चीजों का ज्ञान हो और हम क्या करें, निरंतर उस पर क्या करें, अभ्यास करें। अभ्यास से क्रिया क्या हो जाती है, अभ्यास से क्रिया दृढ़ हो जाती है, फिर वह भूलती नहीं है। फिर अगला है मित्रों अभिप्रेरणा का सिद्धांत, फिर अभ्यास का सिद्धांत, तत्परता का सिद्धांत। लेकिन तत्परता का क्या मतलब होता है, तत्परता का मतलब होता है तत्पर होना, अर्थात तैयार होना। ठीक, अगर बच्चा सीखने के लिए क्या है, तैयार है, तो समझ लीजिए अगर टीचर सिखाने के लिए भी तैयार होना चाहिए ना, तत्पर दोनों को होना चाहिए। तो तत्परता का सिद्धांत कहता है अगर हम सीखने के लिए तैयार हैं, हम सिखाने के लिए तैयार हैं। अगर हम सिखाने के लिए तैयार हैं तो
आधी विजय हम कर लिए। अगर बच्चा सीखने के लिए तैयार है तो वो क्या कर लिया, आधी लड़ाई जीत लिया। अगर तत्पर है, जागरूक है, तो आधी लड़ाई क्या किया, जीत लिया। आधी पढ़ने के बाद जीत लेगा। ठीक, तो तत्पर होना बहुत जरूरी है। तत्पर नहीं रहेंगे तो आप नहीं सीख सकते। अगला है तत्परता का सिद्धांत, प्रतिपुष्टि एवं पुनर्बलन का सिद्धांत। पुनर्बलन का सिद्धांत देखिए, प्रतिपुष्टि बहुत जरूरी है। अगर बच्चा सीख रहा है तो उसको क्या बीच बीच में क्या करना चाहिए, प्रतिपुष्टि, पुनर्बलन, पुरस्कार, एक कुछ न कुछ उसको क्या करते रहना चाहिए, देते रहना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे उसके सीखने की प्रक्रिया क्या होगी, बढ़ जाएगी। फिर अगला क्या मित्रों, प्रतिपुष्टि पुनर्बलन का सिद्धांत, परिवर्तन, विश्राम, परिवर्तन, विश्राम एवं मनोरंजन का सिद्धांत। ठीक, अब देखिए बीच बीच में हमको क्या करनी चाहिए, बीच बीच में हमको क्रिया को बीच बीच में क्या करना चाहिए, शिक्षण प्रणाली में परिवर्तन लाना चाहिए। या जहाँ पढ़ा रहे हैं उस गतिविधियों में क्या करना चाहिए, परिवर्तन लाना चाहिए। कभी खेल करा दें, कभी कुछ करा दें, कभी जो सृजनात्मक कार्य करा दें। इससे क्या होगा, इससे उनको नया करने का कुछ मिल जाएगा। और पढ़ते समय या पढ़ाई के समय उनको बीच बीच में क्या करना चाहिए, विश्राम भी दे देना चाहिए। बीच बीच में उनके लिए मनोरंजन के साधन की भी व्यवस्था होनी चाहिए। इससे क्या मिलेगा, इससे फिर वो नई ऊर्जा के साथ फिर से लग जाएंगे। अगला मित्रों, ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण का सिद्धांत, ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण का सिद्धांत। एक ज्ञानेंद्रियां आप जानते हैं, ज्ञानेंद्रियां कितनी होती हैं, 5, आँख, नाक, जीवा, त्वचा, आँख, कान, नाक, जीवा और त्वचा, इनको प्रशिक्षण उनको देते रहना चाहिए। ठीक, फिर अगला मित्रों, स्वाधिगम का सिद्धांत, स्वाधिगम का सिद्धांत। स्वाधिगम क्या कहता है, बच्चों को स्वतः पढ़ने के लिए भी क्या करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। फिर अगला मित्रों, समूह गति का सिद्धांत, समूह गति का सिद्धांत। समूह गति क्या कहता है, बच्चों को कहाँ सिखाना चाहिए, समूह में सिखाना चाहिए। ठीक है, स्वतः अधिगम के लिए भी प्रेरित करना चाहिए और समूह में सिखाना चाहिए। समूह में सिखाने से क्या होता है, चर्चा और परिचर्चा होती है और सीखना क्या हो जाता है, सीखना आसान हो जाता है। अगर कक्षा में शिक्षक पढ़ा रहा है और चर्चा परिचर्चा होती है तो उससे क्या होते हैं, उससे शिक्षण प्रक्रिया अधिक प्रभावशाली होती है। दिमाग में सीधे सीधे जाके बच्चे के मस्तिष्क में क्या करता है, बैठ जाता है। तो ठीक मित्रों, यह हो गया अभिप्रेरणा का सिद्धांत, आवृत्ति एवं अभ्यास का सिद्धांत, तत्परता का सिद्धांत, प्रतिपुष्टि एवं पुनर्बलन का सिद्धांत, परिवर्तन, विश्राम एवं मनोरंजन का सिद्धांत, ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण का सिद्धांत, स्वयं अधिगम का सिद्धांत, समूह गति का सिद्धांत, एक और सृजनात्मकता का सिद्धांत। क्या होना चाहिए, सृजनात्मकता का सिद्धांत, सृजनात्मकता का सिद्धांत। सृजनात्मकता के लिए क्या करेंगे आप लोग, कुछ न कुछ नई चीजों का प्रयोग करेंगे, कुछ नई चीजें दे देंगे उनको बनाने के लिए। जिससे क्या होगा, बच्चों के अंदर जो है सृजनात्मकता का विकास होगा। फिर अगला है सहयोग एवं सहानुभूति का सिद्धांत, सहानुभूति का सिद्धांत। ठीक, अब देखिए, सहानुभूति किसी के लिए बहुत जरूरी होती है। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, पढ़ाते समय
बच्चों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए और उनके प्रति क्या होनी चाहिए, सहयोग की भावना होनी चाहिए। देखिए गलती तो कोई भी कर सकता है, बालक भी बच्चे हैं, बच्चे किसके समान होते हैं, पुत्र की भांति। गलती वो भी करते हैं, गलती बड़े होकर हम लोग भी करते हैं, ऐसा नहीं, गलती तो मानव स्वभाव है, लेकिन उनके प्रति कैसा व्यवहार रखना चाहिए आपको, सहयोग और सहानुभूति हो। एक उनका सहयोग करिए, उनको समझाइए, उनको सही दिशा में ले जाइए। और कभी कभी गलती कर देते हैं तो उनके प्रति सहानुभूति भी रखिए, बच्चा है, छात्र है, जैसे आपका बेटा होता है उसी तरह वो भी है। ठीक, ये नहीं कि उसके दुश्मन बन जाइए, ये नहीं कि परीक्षा में उसकी कापी फाड़ के फेंक दीजिए, ठीक, ये नहीं कि जो है उसको जो है नंबर कम कर दे दीजिए। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित शिक्षक को नहीं होना चाहिए। शिक्षक के अंदर हमेशा कल्याण की भावना, क्योंकि आपके बच्चे के विकास में आपका विकास होगा। ठीक, अगर आपका स्टूडेंट अगर कुछ करता है तो वो सबसे बड़ी उपलब्धि आपके लिए हो, एक शिक्षक के लिए, क्योंकि शिक्षक को कहा गया है राष्ट्र निर्माता होता है। मेरी नज़रों में तो वो विश्व निर्माता होता है। अगर एक आक स्टूडेंट बना दे ऐसा जो पूरे विश्व को प्रभावित कर दे, पूरे विश्व का नक्शा बदल दे, तो क्या विश्व का निर्माण नहीं कर सकता है? तो राष्ट्र निर्माता नहीं, विश्व निर्माता होता है। तो मित्रों, ऐसा समझ सिद्धांतों को आप लोग याद रखिएगा। अगर शिक्षक प्रक्रिया में हैं, आप लोग शिक्षक बनने जा रहे हैं, इसको क्रमबद्ध रूप से लिख लीजिएगा, बहुत ही मायने रखते हैं। जहाँ से भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं तो शिक्षक के शिक्षण के प्रमुख सिद्धांत, शिक्षक के सामान्य सिद्धांत और यह शिक्षक के जो है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हो गए, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, आवृत्ति एवं अभ्यास का सिद्धांत, तत्परता का सिद्धांत, प्रतिपुष्टि और पुनर्बनल भी देना होना आपको आना चाहिए, परिवर्तन हो शिक्षण प्रक्रिया में, क्या परिवर्तन हो, विश्राम, मनोरंजन भी होना चाहिए, ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण का सिद्धांत, स्वयं अधिगम, बच्चों में स्वयं अधिगम की प्रेरणा को भी जागृत करना चाहिए, समूह गति का सिद्धांत, शिक्षण जो भी देना चाहिए समूह में भी हो। समूह से क्या होता है, इससे शिक्षण प्रक्रिया ज़्यादा प्रभावशाली होती है। और सृजनात्मकता का सिद्धांत, कुछ न कुछ उनको रचनात्मक चीज़ें देनी चाहिए जिससे उनके अंदर सृजनशीलता का विकास हो। एक सहयोग एवं सहानुभूति का सिद्धांत, सहयोग सहानुभूति आवश्यक, ठीक, हमेशा उसको एक छात्र को बच्चे की नज़र से, अपने पुत्र की नज़र से देखना चाहिए। ठीक है मित्रों, अगले वीडियो में शिक्षण जो थ्योरी है पेडागोजी का धीरे धीरे लगभग समाप्त ही है। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, वहाँ से भी प्रश्न आया हुआ है, प्रश्न आ सकता है, संप्रेषण एवं दल शिक्षण। उसके बाद फिर हम आ जाएंगे बुद्धि और बाकी बहुत से आपके टॉपिक बचे हुए हैं। उस टॉपिक में क्रमबद्ध रूप से हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है मित्रों, अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो, अगर आप लोग को चीज़ें समझ में आ रही है तो इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए, लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।